बनाया गया था ताकि उसे कठपुतली बना के उसके पीछे बैठे लोग सत्ता चला सके, लेकिन उसके पावर में आते ही उसने सारे मंत्रियों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British? अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि ऐसा समझौता होना चाहिए। 14 बैंक्स को नेशनलाइज करना, प्रीवी पर्स, बांग्लादेश को लिबरेट करना, इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, कुछ मुद्दों पर उन्होंने ऐसे बेधड़क फैसले लिए कि उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए। फिर उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नई सरकार खड़ी की। One feels exceedingly humble when we see the faith and trust of the people. भारत की पहली और आखिरी वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जिसे कुछ लोग नफरत करते हैं तो कुछ लोग उसे एडमायर करते हैं, लेकिन उसे हमारे देश का इतिहास कभी भी नहीं भूल सकता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में, उनके द्वारा लिए गए कुछ बोल्ड स्टेप और उन्हें पसंद और हेट किए जाने के कई सारे कारण। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉर्न टू जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, और एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आना जिसमें सभी फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन हो, तो ऐसे में इंदिरा गांधी का एक ब्रेव नेचर सामने तो जरूर दिखता ही है। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो तो अपनी खुद की पार्टी में ही जस्ट एक बैकअप ऑप्शन थी, जिसको आगे करके प्रधानमंत्री बनाया गया। दरअसल हुआ यूं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो है वो गए थे ताशकंद, राजधानी उज्बेकिस्तान की, लेकिन वहां पे ही डाइड अ वेरी मिस्टीरियस डेथ, और उनकी डेथ का कारण आज भी किसी को पता नहीं लग पाया है। तो ऐसे में इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा टेंस्ड माहौल क्रिएट हो गया, बिकॉज सत्ता चलाने वाला प्रधानमंत्री ही अब जीवित नहीं है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था रूलिंग पार्टी के लिए, यानी कि आईएनसी के लिए, एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कामराजन, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री वो नियुक्त करें जो कि उनकी बोली पे चले, यानी कि उनका ही कहा सुने और वो कोई आर्गुमेंट ना करे। सीधे सीधे वो चाहते थे एक पपेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक वैसा जैसा अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना मुगलों के साथ, ठीक वैसा ही। और हम देखें तो कांग्रेस की आज भी नीति यही है। वहाँ के मेन लीडर जो है वो बैक फुट पे खेलेंगे एंड फ्रंट फुट पे वो अपने किसी स्पोक्स पर्सन या किसी एक ऐसे ही मेंबर को प्रधानमंत्री बना देंगे। दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, और ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुद्दे पे आए तो आईएनसी में उस समय काफी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट थे। नीलम संजीवा रेड्डी, उसके अलावा मोरारजी देसाई, ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइम मिनिस्टर थे जो कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे। In the general election, Morarji Desai decided not to oppose Mrs. Gandhi as Prime Minister. As her deputy, he took his place in the new parliament. बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन आईएनसी प्रेसिडेंट कामराजन के तो थॉट्स कुछ और ही कहते थे। Congress President Kamaraj approved the decision, knowing that with a much reduced majority, the party will have its work cut out. उन्होंने सोचा क्यों ना इन सबको हटाकर वो बनाए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये सारी क्वालिटीज उनको लगता था कि ये फिट बैठती है इंदिरा गांधी में, तो इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। लेकिन उनकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी। उन्हें क्या पता था कि इंदिरा गांधी कोई पपेट रूलर बन के नहीं रहने वाली है। Well, it was 19 January 1966 when Indira Gandhi became the third and the only woman Prime Minister of India. Indira Gandhi needs the loyal support of all its members, as Mr. Desai emphasized, if Congress is to remain in power. लेकिन उन्हें कई सारे क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा। एक तो थी वो वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और कई सारे लोगों को ये खटक रहा था कि वो एक वुमेन के अंडर काम करें। इसके अलावा उन्हें कई सारे बैकलैशेस भी अपनी खुद की ही पार्टी के मेंबर से फेस करने पड़े, जैसे कि राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया का टाइटल दिया था। लेकिन ये तो इंदिरा गांधी की एक जबरदस्त रेन की शुरुआत थी। 1967 में उन्होंने सबसे बड़ा और अहम फैसला लिया, जो था इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामलों में सेल्फ सफिशिएंट करना। देखिए, वियतनाम वॉर हुई थी यूएसए की वियतनाम के साथ, जिसमें इंडिया ने यूएसए का साथ नहीं दिया था, और ये वो समय था जब इंडिया अपने फूड ग्रेन्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट था यूएसए पे। तो यूएसए का साथ वियतनाम वॉर में ना देने की वजह से इंडिया की फूड सप्लाई चेन बंद कर दी गई, और उन्हें बार बार डराया गया कि अब तुम जो है वो हमारे खाना ना देने की वजह से भूखे मरोगे।
जिससे इंदिरा गांधी को ये चीज रियलाइज हो गई कि इंडिया को अपनी फूड सिक्योरिटी में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। उन्होंने यही स्टेप लिया और आगे जाके ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, जिसमें हमें सबको पता है कि कितनी बूस्टिंग प्रोडक्ट, जिसमें हम सबको पता है कि कितना बूस्ट मिला एग्रीकल्चर को और फूड क्रॉप को। ये तो बस शुरुआत थी, अब तो इंदिरा गांधी कहाँ किसी की मानने लगी। जो कामराज ने सोचा था कि अब ये तो जो है वो हमारे इशारों पे चलेगी, ऐसा नहीं हुआ। पार्टी जो थी वो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में स्प्लिट हो गई, बिकॉज मोरारजी देसाई खुद को एक एबल कैंडिडेट देखते थे इन कंपैरिजन विद इंदिरा गांधी, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जिस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, एक INC-O और एक INC-R। इंदिरा गांधी INC-R का हिस्सा बनी और INC-O को लीड किया मोरारजी देसाई ने। कई सारा बैकलैश फेस करने के बाद इंदिरा गांधी को उनके खुद की ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन आफ्टर दैट शी टुक सो मेनी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। उन्होंने बिना फाइनेंस मिनिस्टर को पूछे ही 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। इस वजह से इंदिरा गांधी के खिलाफ आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ, लेकिन वो ये केस जीत गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो 14 बैंक्स की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी और हमारे देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए उनका नेशनलाइज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उनके करियर का एक और बहुत बड़ा फेज आता है, जिसमें उन्होंने प्रीवी पर्स को ही बैन कर दिया। प्रीवी पर्स यानी कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या फिर स्टाइपेंड मिलते थे रॉयल प्रिंस एंड प्रिंसेस को, यानी राजघरानों को, जो कि क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में राजघराने का सिस्टम था, लेकिन भारत आजाद हुआ तो सभी को ही भारत में शामिल होना पड़ा और इंडिया ने फुल्ली जो है वो डेमोक्रेसी को अपनाया। लेकिन राजघराने तो तभी भी थे, राजा रजवाड़े तो तभी भी थे, तो वो अपनी पोजीशन से बोला कैसे पीछे हट सकते थे। उनको छोटा फील ना हो इसीलिए सरकार उनको जो है वो मंथली स्टाइपेंड देती थी, जिसको कहते थे प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी ने बोला कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा बर्डन दे रहा है ये प्रीवी पर्स, हमारी इकोनॉमी ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगेन देन इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ अगेंस्ट प्रीवी पर्स, जिसमें इस बार इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन उन्होंने तो बाजी ही पलट दी। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और हालात भी बदल दिए। उन्होंने लोकसभा को ही भंग कर दिया और जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे उसको शेड्यूल्ड टाइम से 1 साल पहले ही करवा दिया। तो फिर से इलेक्शन कैंपेन में उतरी और इस बार उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन उनके सबसे बड़े क्रिटिक माने जाने वाले उनके कंपेटिटर मोरारजी देसाई ने बोला कि ये गरीबी हटाओ नहीं, ये इंदिरा हटाओ है। एंड नो मैटर, उसके बाद भी इंदिरा गांधी बहुत ही भारी वोट से जो है वो इलेक्शन जीत गई। अब उनकी पॉलिटिकल करियर के डार्क एजेस शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ईस्ट पाकिस्तान। देखिए ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश कह लो, वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था और वो उसे ईस्ट पाकिस्तान कहता था। काफी सारे रिलीजियस कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वहाँ पे लोगों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा मतभेद होने लग गए एंड देयर आर सो मेनी राइट्स। इसमें इंदिरा गांधी ने सैम मानेक शाह की हेल्प से जो है वो करवाए ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट एंड 13 दिन के चले इस ऑपरेशन में बना एक नया कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश के बनने के बाद ही उन्हें खिताब मिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लेकिन फ्रॉम 1975 डार्क एजेस स्टार्टेड टू कम इन इंदिरा गांधीज लाइफ। 1975 में इंडिया में बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, भूखमरी एंड लैक ऑफ जॉब्स को लेके। तो हुआ क्या कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने 1971 का जो इलेक्शन हुआ था इंदिरा गांधी का, जिसमें वो जीती थी, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग उसी चीज को क्वेश्चन कर रहे थे कि वो जो है वो गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं एंड वो गलत तरीके से जीती है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के बाद ये मोहर लग गई थी कि भाई इलेक्शन में कुछ तो धांधली हुई ही है, जिससे अपनी कुर्सी जाने के डर से इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, जो कि आज न इससे पहले कभी लिया गया था और न शायद ही लिया जाएगा। तो अपनी इस पावर का यूज करते हुए इंदिरा गांधी ने अपने देश में लगा दी इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाने से हुआ क्या कि जितने भी इलेक्शन होने थे वो सारे रद्द हो गए, जितनी भी स्टेट की पावर थी वो सब जो थी वो बंद हो गई और सारी पावर्स आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसके अलावा उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दी और कहें तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है ना, वो एक तरह का डिक्टेटरशिप ही होता है प्राइम मिनिस्टर का उसके देश में। फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर दिया गया। उसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी के कई सारे मेंबर्स जो थे, मिनिस्टर थे, उनको जेल में बंद कर दिया। इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे जून 1975 से लेके मार्च 1977 तक। इस दौरान इमरजेंसी लगी थी। एंड गाइस मजे की बात पता है क्या है, इंडिया में इमरजेंसी ऑलरेडी ही उस समय लगी हुई थी बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश वॉर, और उसके ऊपर एक और इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने। वेल ये हुआ एंड इसके बाद जो है उन्हें कई सारा बैकलैश फेस करना पड़ा।
जैसे जैसे इमरजेंसी का टाइम पीरियड खत्म हुआ और जो 1977 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने थे, कई सारा आक्रोश था जनता के मन में, इसलिए इंदिरा गांधी इलेक्शंस हार गई। उसके बाद 1980 में वो फिर से पावर में आते हैं, कई सारे बम्पर वोट्स के साथ वो इलेक्शन अपना जीतती है और इस फेज में आके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इलेक्शंस तो जीत गई, लेकिन इसके बाद का जो उनके लिए टाइम पीरियड था वो ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। बिकॉज 1980 के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को एड्रेस कर पाई, वो थी पंजाब में जो आउटरेजेस हो रही थी खालिस्तान की। लोगों ने खालिस्तान की डिमांड की कि भाई पंजाब को जो है अब एक सेपरेट स्टेट दे दो, हम हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, हम उनसे फील करते थोड़े एलिनेटेड, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमको वही देश चाहिए जिसमें सिर्फ पंजाबी लोग हों, पंजाब का अपना झंडा वगैरह, वही वाला हिसाब जो जम्मू कश्मीर के साथ था। बट जम्मू कश्मीर के साथ भी फॉर्चुनेटली आर्टिकल 370 हट गया है, विच आई पर्सनली नेवर वांट कि वापस आए। आप इस पे अपने ओपिनियन बताना। हुआ क्या, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा भड़क गया था, तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रूव टू बी वेरी फेटल इन हर लाइफ, which became later the cause of her death. There थे जरनैल सिंह भिंडरवाला. We all are familiar with this act. जरनैल सिंह भिंडरवाला he hid himself in the Golden Temple. Golden Temple की शरण लेके उन्होंने सोचा कि अब तो आर्मी जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं आएगी एंड मेरे को ये बहुत सही शील्ड मिल गई कि अब मैं वहां पे प्रोटेक्टेड रहूंगा एंड आई विल बी सेफ। ब्लू स्टार मिशन जो है वो पूरे एक हफ्ते तक चला था एंड एक हफ्ते चलने के बाद फाइनली द ट्रूप्स एंटर्ड इनटू द अमृतसर गोल्डन टेम्पल एंड असैसिनेटेड हिम। इसके बाद तो जो इंडिया में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, इतना ज्यादा मास किलिंग हुई है, वायलेंस हुआ है जो कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। और इससे जो इंदिरा गांधी की छवि थी वो एक प्रोग्रेसिव से लेकर बन गई डिक्टेटर की, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी भी लॉन्च की थी। तो ये छवि उनकी लोगों के सामने बन गई और ये बन गया कि जो इंदिरा गांधी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो तो पंजाबी सिख लोगों को पसंद ही नहीं करती है। ये हुआ। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का भी समय आता है। उनके असैसिनेशन का कारण ही बना था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो हुआ क्या कि जितने भी सिख लोग थे वो काफी ज्यादा वायलेंस और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी के भी पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जिसमें से एक था बेअंत सिंह। तो बेअंत सिंह जो था वो सिख था, तो उन्हें एक सजेशन दिया गया इंदिरा गांधी को उनके एडवाइजर्स के द्वारा कि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सिख से आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, सो बेटर इसकी आप जो ये बेअंत सिंह है इनको आप हटा दीजिए, हम किसी और को आपका बॉडीगार्ड रख देते हैं बिकॉज ही इज अ सिख एंड ही मे किल यू। ऐसा वार्निंग उनको पहले भी दी गई थी, बट उन्होंने इंदिरा गांधी ने करने से मना कर दिया बिकॉज ही सेड कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड बॉडीगार्ड है एंड मैं ऐसी चीज नहीं चाहती, मैं इस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और उनका यही ट्रस्ट और उनकी यही छोटी सी गलती साबित हुई उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह, एक ऐसा गुनाह जिनकी माफी उनको नहीं मिल पाई। व्हाट आई मीन टू से इज दैट वही बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने जो है वो असैसिनेट कर दिया इंदिरा गांधी को जब वो अपने घर से बाहर आ रही थी। उन्होंने उनपे गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार की, जिसके बाद इंदिरा गांधी डायड ऑन द स्पॉट and it was 31st of the October 1984 when Indira Gandhi took her last breath. So this was all about the story of Indira Gandhi, the first and unfortunately the last woman prime minister.